हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग पेपर 1 के यूनिट सेकेंड का टॉपिक जनरल बायोफिजिकल मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ पीएच, रेडियोएक्टिव लेबलिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी। इन सब टेक्निक से जो बायोफिजिकल मेथड से जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पीएच कि पीएच का मेज़रमेंट किस प्रकार होता है। ये शायद आप लोगों को खुशबू ने बताया होगा, है ना। मेज़रमेंट ऑफ पीएच, जो जनरली हम पीएच से क्या समझते हैं, पीएच क्या होता है। पीएच एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किसमें किया जाता है, पीएच को मेज़र करने के लिए, है ना। पीएच जैसे एसिडिटी या एल्कलिनिटी, जो लिक्विड है उसकी हम क्या चेक करते हैं यहाँ पे, एसिडिटी या एल्कलिनिटी बोल सकते हैं, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता कितनी है ना। किसी सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हम चेक करेंगे कि किस टाइप से उसकी एसिडिटी कितनी है, उसकी एल्कलिनिटी कितनी है। एंड पीएच जो मेज़र होता है ये कमर्शियली फर्स्टली जैसे किसने बनाया था, इसको डेनमार्क रेडियोमीटर बनाया गया था पहले। एंड आर्नोल्ड ऑर्लिवी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में इसे बनाया था कमर्शियली, है ना। जनरली हम बोलते पीएच स्केल सोरेनसन साइंटिस्ट ने बनाया था, बट कमर्शियली यूज़ के लिए इसको किसने बनाया था, आर्नोल्ड ऑर्लिवी, है ना। एंड पीएच स्केल में हम देखें तो एक साइड क्या होता है, एल्किलिटी होती है, और एक साइड एसिडिक नेचर होता है। पीएच स्केल आपको पता होगी, स्टार्टिंग से आप लोगों ने पढ़ी है, स्कूल्स में भी आप लोगों ने पीएच स्केल के बारे में समझा होगा, है ना। तो पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल में 1 से लेके 14 तक मार्किंग होती है। एंड जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अलग अलग के बता रखा है, जैसे बैटरी तो वो एसिडिक कंडीशन, सभी का इसमें मतलब डायग्राम के थ्रू हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हमको पता है पीएच स्केल में क्या होता है, 3 कंडीशंस होती है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन कंडीशन। एसिडिक को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय कंडीशन, और एल्कलाइन मतलब क्षारीय कंडीशन, और न्यूट्रल मतलब उदासीन, है ना। तो हमारा जो वाटर होता है उसमें वो उदासीन कंडीशंस होती है। जैसे अगर हम पीएच की डेफिनेशन के बारे में समझें तो पीएच में होता है, पीएच में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हम चेक करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता कितनी है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस जगह पे कितना है, किसी सॉल्यूशन का हम देख रहे हैं तो वहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है। जनरली पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, है ना। H+ आयन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एसिडिटी एंड बेसिडिटी, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे क्या, जैसे हम वाटर के बारे में बात करें, वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वाटर में क्या होता है, H2O, अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, H+ और OH- आयन, है ना। और इसकी जो लॉग होता है, लॉग की प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। सो इतना डीप में हम नहीं जाते, बस हम जनरली देखें कि H+ आयन और ये OH- आयन होते क्या है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लोअर केस अल्फ़ाबेट, पी क्या डिनोट कर रहा है, पी नेगेटिव, तो नेगेटिव डिनोट्स नेगेटिव कॉमन, जो लॉगरिथम होता है उसको डिनोट करता है। अपर केस एच वो किसको डिनोट कर रहा है, वो हाइड्रोजन के एलिमेंट को, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि पीएच से मतलब क्या हो रहा है, इसको बोल सकते हैं हम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नेगेटिव लॉगरिथमिक मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हाइड्रोजन आयन एज पर लीटर सॉल्यूशन। जो एक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ये हम इसके द्वारा चेक करते हैं, है ना। एंड पीएच स्केल में नंबर कितने होते हैं हमें पता है, 0 से लेकर 14 तक होते हैं। एंड 7 क्या होता है हमारा, 7 न्यूट्रल होता है। जैसे अलग अलग एग्जांपल के हम देखें यहाँ पे, तो स्टोमक एसिडिक नेचर का होता है, लेमन की बात कर सकते हैं, सोडा, टोमेटो, कॉफ़ी, ये सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी टाइप से बेसिक नेचर में क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे जो बेसिक होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड, है ना। ब्लड थोड़ा सा टेस्ट में कैसा होता है, बेसिक कंडीशंस का होता है। एंड ब्लीच, जो ब्लीच आता है, सोप, ये सब क्या हो जाएंगे, ये थोड़े एल्कलाइन कंडीशंस के होते हैं। सो ये हमने क्या देखा, पीएच क्या होता है और किस टाइप से इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियो एक्टिव लैबलिंग। जो रेडियो एक्टिव लैबलिंग होती है वो क्या होती है, आप लोगों को थोड़ा याद हो या फिर आप लोगों ने वीडियो देखे हो तो आप लोग को थोड़ा रिमेंबर होगा कि जब हमने पेपर सेकेंड में यूनिट सेकेंड
यूनिट थर्ड में आप लोगों ने समझा होगा रेडियो एंड नॉन रेडियो लैबलिंग और ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये टॉपिक यहाँ पे कॉमन है, तो मैं जनरली आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी इनके बारे में, बाकी आप लोग वहीं से भी देख सकते हो, है ना। तो रेडियो एक्टिव लैबलिंग क्या होगा, इससे पहले हमें क्या जानना होता है, एटम। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, बहुत छोटा पार्ट होता है एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड इसके आउटर लेयर पे क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। एंड इसी टाइप से हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी होती है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये सारे एटम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट में भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव लैबलिंग। तो इसमें रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होते हैं, जो जनरली क्या करते हैं, किसी कि हम बम्बार्ड करवा के बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नेचर ही उनका ऐसा होता है कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, है ना। रेडियो एक्टिविटी कैसे शो करते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन की हमने बात की थी, तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसके 2 टाइप्स के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप H2 एंड H3, मतलब क्या हो गया ये, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। इसमें एक क्या होगा, स्टेबल टाइप का और एक अनस्टेबल टाइप का, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डीप में स्टडी की थी, आप लोग देखना पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप किस टाइप से वर्क करते हैं। एंड जो लाइटेस्ट आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो कौन होता है, हमारा हाइड्रोजन एटम। और जो हैवीएस्ट के बारे में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे हैवी होता है ना। तो ये क्या हो गया, जो हैवियर एटम होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, और कोई कोई क्या होते हैं, कोई स्टेबल नहीं होते हैं, है ना। स्टेबल क्या करते हैं, स्टेबल जैसे बोल सकते हैं स्टेबल बहुत ही कम होंगे जो रेडिएशन को इमिट करेंगे, बट जो अनस्टेबल होंगे वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन का एमिट करते हैं। तो वो रेडिएशन इमिट करते तो उन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। तो आयनाइजिंग रेडिएशन कौन इमिट करता है, जैसे यहाँ पे थोरियम और यूरेनियम, ये क्या है, इनका नेचुरली ये क्या है, अनस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब ये नेचुरली अनस्टेबल है, मतलब ये क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे, है ना। रेडिएशन एमिट करेंगे क्योंकि अनस्टेबल सब्सटेंस है। और रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट होती है, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, एमिट होता है। एमिट मतलब यहाँ से क्या कर रही है, रेडिएशन को छोड़ रही है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास। इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास डिफरेंस है H2 H3, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। एंड इसको किस में मेज़र किया जाता है, तो मेज़र के बारे में हम बात करें तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में इसका कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कितना ये बैक डाउन कर रहे हैं ना। अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, एमिट करेंगे। रेडिएशन जैसे जैसे एमिट होगी तो जैसे ये अपनी क्या स्टेबल फॉर्म में होने लग जाएंगे, मतलब स्थायित्व प्राप्त करने लग जाएंगे, है ना। स्टेबल और अनस्टेबल में क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि स्थायी और अस्थायी। एंड यहाँ पे क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। और इसको रेडियो एक्टिविटी इसको किससे मेज़र किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है क्यूरी। क्यूरी इसकी यूनिट है। एंड इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, बैकरल। क्या है, बैकरल। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं क्यूरी, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बैकरल। देन लेबलिंग, ये जो लेबलिंग है ये किस टाइप से होती है, तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग क्यों की जाती है, तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो मॉलिक्यूल है, किसी चीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी मेटाबॉलिज्म पाथवे की, तो वहाँ पे इसकी यूज़ की जाती है ना। मेटाबॉलिज्म में फैट एंड यूटिलाइजेशन इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियो लेबलिंग। मतलब किसी चीज़ का हमको पाथवे देखना है, बायोकेमिकल ऐसे करना है, या फिर मेटाबॉलिक स्टडी करना है, या फिर कोई डायग्नोस्टिक करना है हमको कोई रिसर्च फील्ड में, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इन सब का हम यूज़। ट्रेसिंग एक टेक्निक होती है जिसको डेवलप किया था जॉर्ज डी वैसे ने, है ना। इन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था और इसके लिए इनको 1943 में
क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए, इन्होंने टेक्निक डेवलप की थी और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल में जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको उसमें क्या किया था इन्होंने, उसको देखने के लिए या फिर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वहाँ पे वो पाथवे किस टाइप से वर्क हो रहा है, किस टाइप से उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, किस टाइप से उसके कितने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इसको देखा था इन्होंने, इसलिए इनको क्या मिला था वहाँ पे, नोबेल प्राइज़। एंड इसी टाइप से केमिलुमिनेसेंट सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी से क्या होते हैं, एक सेंसिटिव होते हैं उसके प्रति, है ना, उसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो क्या करते हैं इसके अगेंस्ट वो एक लाइट को एमिट करते हैं, जहाँ पे वो सब्सटेंस होता है केमिलुमिनेसेंट सब्सटेंस, उससे क्या होती है, लाइट एमिट होती है। एंड एंजाइम लेवल एंटीबॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। एंड मोस्ट कॉमनली एंजाइम लेवल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किस में किया जाता है, आयोडीन 125 एंड सल्फर 35 रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, और उसमें एंजाइम लेवल एंटीबॉडीज़ के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है। एंड जनरली और हम आगे देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जनरली 2 इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, कौन कौन से, फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस एंड सल्फर का यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना। इनको क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल डीएनए आरएनए की हम कोई सीक्वेंसिंग देखना है या कुछ देखना है, वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए हम वहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, जैसे P32 और सल्फर सल्फर 35, है ना, इनका यूज़ किया जाता है। इनको वहाँ पे जैसे रिप्लेस कर देंगे, कहीं पे कोई रिएक्शंस है उसमें रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे इनका चेकआउट करेंगे किस टाइप से वर्क हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जैसे फास्फोथोरिएट में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते सल्फर को और इसको किस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डीएनए या आरएनए में, है ना। एंड इसमें क्या है, इसके कंटेंट में क्या है, जो S35 है इसमें क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव है ये सल्फर, तो ये क्या करेगा, ये लिंक हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड से एंड देन इसकी एक्टिविटी को देखा जाएगा। इसी टाइप से सॉथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन या डॉट हाइब्रिडाइजेशन में बात करें हम तो वहाँ पे फॉस्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन। इसी टाइप से आप देख सकते हैं नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको सेल एंड सेल्स ऑफ कल्चर मीडियम। तो क्या करना है, यहाँ पे जो सेल है उसमें क्या करना, अमीनो एसिड है उसकी सीक्वेंस में, हाँ ट्राइटियम है उसको चेंजेस कर दिया तो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा, किस टाइप से प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, या फिर सल्फर 35 का यूज़ किया, कार्बन 14 का यूज़ करके, अलग अलग टाइप से हम यूज़ करके जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनका यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है, क्या डिटेक्शन हो रहा है, हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें इनका यूज़ किया था। मतलब कुछ हमको कोई चीज़ पहचानना हो, किसी का पता लगाना हो, कोई जानकारी निकालना हो किसी के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल सब्सटेंस की जगह अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करेंगे तो हम किसी का मॉलिक्यूलर पाथवे ये सब चेक कर सकते हैं। आइसोटोप से रेडियो एक्टिव लेबलिंग तो हमने कर दी है और हमने उसी किसी मेटाबॉलिक पाथवे में हमें उसे इंसर्ट भी कर दिया है। अब वो जो पाथवे उसने जैसे जैसे पाथवे रनिंग हो रही है, किस टाइप से पाथवे बोल सकते हैं, जो क्रेब्स साइकिल है या फिर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो परफॉर्म होते हैं, ये पूरा हो गया, पूरे परफॉर्म हो गया पाथवे। अब इस पाथवे को हमको ट्रेस करना है, इस टेक्निक को हमें देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, उसको डिटेक्ट करने की मेथड्स होती है, जैसे एक्सरे फिल्म मेथड, ऑटो रेडियोग्राफी, आयनोसाइजिंग जीएम काउंटर या इंसिलेशन काउंटर मेथड। इनके द्वारा हम रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो डिटेक्ट करने के लिए हम इसमें से किसी भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में हमें क्या दे रखा है, हमारे सिलेबस में हमें ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, तो हम ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में ही स्टडी करेंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने पेपर सेकंड में पढ़ ही रखा है कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, किस टाइप से वर्क करता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है डिटेक्शन की, किसको, रेडियो आइसोटॉप्स जो सॉलिड सैंपल या किसी में जेल सब्सटेंस या जेल्स या मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, उनको एक फोटोग्राफिक इमल्शन पर हमें एक फिल्म के रूप में दिखाता है, क्या, ऑटो रेडियोग्राफी, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें किससे मिलकर बनी होती है इमल्शन, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इन जिलेटिनस बेस, जो जिलेटिनस बेस सब्सटेंस होता है उसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं।
इन जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स जो भी है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट करता है, जैसे बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स जो भी एमिट कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पॉट बन जाएगा और इसको फिर हम ऑब्जर्व कर लेंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि क्या किस पार्टिकल्स ने रेडिएशन को इमिट किया है ना। तो इस टाइप से हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा क्या देख सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो प्रेजेंट है या नहीं, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शो की है ना, अगर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे और उसको हम किसके द्वारा डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ऑटो रेडियोग्राफी का जनरली किस में यूज़ होता है, इसका यूज़ डिटेक्शन टेक्निक के रूप में किया जाता है ऑन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए। सो आपको समझ में आया होगा, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे आगे के टॉपिक्स दे रखे जो हमारे यूनिट में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।